हेलो बच्चों, आज का क्लास है क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। उसमें प्रत्येक प्रश्न को समझाया भी गया है और उसका ट्रिक भी बताया गया है कि किसी भी प्रश्न को ट्रिक के द्वारा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे जल्दी हल कर सकते हैं, समय कम लगे, और उसके साथ उसको विस्तार से समझा दिया गया है कि यही प्रश्न अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो उसमें कैसे बनाया जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या दिया हुआ है कि 73/2 इंटू 5/3 यह दिया गया है टर्म, और कहता है इसका दशमलव प्रसार। जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे, इसको हल करेंगे तो दशमलव में आएगा, और यह दशमलव प्रसार जो है कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। शांत होने का अर्थ है कि शेषफल 0 आ जाएगा, कि कितने दशमलव के बाद इसका 0 आता है। इसको भाग देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने अंक के बाद आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन देना है कि कितने स्थानों के बाद, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखना है क्या है कि 2 पर पावर 5, 2 पर कितना पावर है 5, और 5 पर पावर 3, यही 2 और 5 रहने के बाद शांत होता है। और दोनों का जो घात है, दोनों का जो पावर है, इसमें देखना है कि किसका पावर अधिक है। जो सर्वाधिक पावर वाले अंक होते हैं उतने दशमलव के बाद वे शांत होते हैं। जैसे 2 पर पावर है, 2 पर पावर 5 है, और 5 पर पावर 3 है, तो 5 क्या है 3 से बड़ा है। बड़ा अंक क्या है तो 5 है, बड़ा अंक क्या है तो 5 है। तो 5 अंक क्या होगा, तो 5 अंक के बाद, दशमलव के बाद 5 अंक कटाने के बाद यह दशमलव क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है 4, 3 और 5। क्या है 5, तो 5 अंक के बाद। तो याद रखना है कि दोनों का जो घात, महत्तम घात जो होता है, उतने स्थान के बाद वह दशमलव शांत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा प्रश्न आता है कि परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो इसको सीधा करना है, परिमेय का विलोम क्या होता है, तो अपरिमेय, यानी कौन संख्या इसमें अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या को खोजना है। तो अपरिमेय संख्या का होने के लिए 2 रूल है। एक क्या है कि यह क्या रहे, इसका डॉट डॉट नहीं है, यानी अनंत तक नहीं रहे, यह कट गया है। यहाँ पर आने के बाद यह क्या हो गया है, इसका शेषफल 0 हो गया है। तो ऐसा अंक रहता है जिसमें कि अनंत तक नहीं गया है, यह तो परिमेय होता है। अब बात है कि इसमें इस संख्या और इस संख्या, यह दोनों संख्या क्या है, इसमें डॉट डॉट दिया हुआ नहीं है। यह दोनों तो कैंसिल हो गया कि यह दोनों होगा नहीं, यह दोनों संख्या परिमेय है। अब एक क्या है कि 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 इस तरह अनंत तक, इन्फिनिट तक चला जाता है। और दूसरा डी नंबर में क्या है कि 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, यह भी अनंत तक इस तरह से बढ़ते गया है। तो अब इस संख्या और इस संख्या को देखना है कि दोनों संख्या में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय है यानी परिमेय नहीं है। तो दोनों संख्या को देखने से क्या लगता है, इसका जो बढ़ने का क्रम है, इस संख्या का जो बढ़ने का क्रम है 6, 6, 6 चलते जाएगा, आगे भी 6, 6 ही आते जाएगा। अगर इस तरह का रहे तो वह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि यह आवर्ती है। क्या है, आवर्ती संख्या है। लेकिन इसके बढ़ने का जो क्रम है क्या है 3, 2, 3, 2, लेकिन इसके बाद क्या आ गया है 2, 3, यानी बढ़ने का क्रम चेंज हो जाता है। इसके बढ़ने का कोई रूल नहीं है। जिसका बढ़ने का आगे अनंत तक जाने का कोई रूल नहीं हो, वह संख्या क्या होते हैं, तो अपरिमेय होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझाने में थोड़ा देर लग रहा है, आपको देखना है और तुरंत इसके ऑप्शन का जवाब देना है कि डी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो देखेंगे कि बहुपद होने वाला, कि किसको किसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का
सीधा सा रूल है कि वैसे संख्या को बहुपद कहेंगे जिसका जो पावर है वह क्या रहे, यानी घात जो है वह क्या रहे, तो वह एक पूर्ण संख्या हो। जिसका घात पूर्ण संख्या होता है उसी को बहुपद कहेंगे। तो देखते हैं किसका पूर्ण संख्या नहीं है। यह क्या है, 2 पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, यह दोनों पूर्ण है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी चर को देखना है, चर को देखना है, इसका अचर को नहीं देखना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुपद की पहचान के लिए इसका वैल्यू नहीं है, रूट रहे या नहीं रहे बहुपद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें भी क्या है, 2 है तो पूर्ण संख्या है, 1 है तो पूर्ण संख्या है, यह दोनों क्या है, तो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तीसरे नंबर में आते हैं, इस पर तो नहीं पावर है तो 1 है, 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन इस पर पावर क्या है, -1 है, -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यही ऑप्शन इसका सही होगा। सी नंबर क्या है, सही है, डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। 4 में है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, यानी अधिकतम रहे। द्विघात यानी 2 घात वाले, 2 घात या सीधा सा है कि शून्यकों की संख्या अगर 2 घात है, शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 घात है तो 2, 3 घात है तो 3, 4 घात है तो 4। अधिकतम होगा, न्यूनतम कम होगा, लेकिन अधिक से अधिक 2 हो सकता है। द्विघात का अधिक से अधिक 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 में क्या है, कहता इसका PQ, इसको जब PQ के रूप में लाएंगे तो Q के स्थान पर कौन सा रूप होगा। तो तुरंत देखें क्वेश्चन नंबर 1 में दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो वही अंक होगा जिसका कि मैक्सिमम घात 3 होगा, चाहे 2 पर रहे या 3 पर रहे। तो 2 पर तो 0 पावर है, लेकिन 5 पर कितना है, 3, 5 पर कितना है, 3 है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। इसमें देखना है कि दोनों का जो 3 डिजिट रहे, कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, दशमलव के बाद कितना अंक, 3 अंक। तो वही अंक सही होगा जिस पर कि पावर 3 होगा। 4 अंक रहता तो 4 पावर वाला को खोजते, लेकिन 3 अंक है, दशमलव के इधर के अंक का कोई महत्व नहीं है, इधर के महत्व का नहीं है। देखना है आपको दशमलव के बाद के अंक को। दशमलव के बाद के अंक में जितना डिजिट है, इस दोनों के गुणनफल का जो मैक्सिमम घात होगा वही ऑप्शन होगा। यह क्या है, मैक्सिमम 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद आते हैं छठा क्वेश्चन, छठे नंबर में, 6 नंबर में है, दिखाई देता होगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक, 6 नंबर में है, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं। सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जबकि ए और बी का जो मौसो होगा वह किसके बराबर होगा। यानी वैसे संख्या को सहअभाज्य कहेंगे जिसका मौसो, याद रखना है, जिसका मौसो 1 होता है, जिसका मौसो 1 होता है वह दोनों संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। इसको पूछने का दूसरा तरीका भी है कि लगातार जो संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या जितना भी है, इस दोनों को कहेगा क्या, तो असहभाज्य है। 3, 4 कैसा संख्या है, तो असहभाज्य है, यानी ऐसी संख्या को ही क्या कहेंगे, हम असहभाज्य कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर में है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात लिखना है। तो दोनों का सूत्र, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी r बराबर दिया हुआ है, r का अनुपात दिया हुआ है कितना, तो दिया है 1.1 अनुपात 1:3। 1:3 दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात। पूछता किसका है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में हम देखते हैं किधर पाई है, लेकिन पाई का कोई महत्व नहीं है। इसका देखना, r दिया हुआ है और निकालना है r स्क्वायर का। तो r स्क्वायर का निकालना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है।
इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल घन में अगर पूछा जाए तो क्यू होता है, घन का भुजा तो उनको दिया रहे और उसका आयतन निकालना रहे तो क्यू होगा, तो इसमें क्यू कर देना है। क्षेत्रफल देना है 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1 कीजिएगा और इसका 9, यानी कि 1:9। 1:9 कहाँ है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निश्चित घटना की प्रायिकता। प्रायिकता का सवाल है, यह क्षेत्रमिति का था और यह प्रायिकता का है कि निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होती है। एकदम याद रखना है कि निश्चित रहे तो प्रायिकता 1, निश्चित रहे तो प्रायिकता 1 और निश्चित रहे तो प्रायिकता 0। निश्चित रहे तो प्रायिकता 1 और निश्चित रहे तो प्रायिकता 0 होता है इसका, इसलिए निश्चित पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 90 डिग्री माइनस ए। यह तो डायरेक्ट फार्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है, कॉस ए होता है। यह सूत्र को देख लीजिएगा, इसका सूत्र साइन का, साइन से लेकर के 6 सूत्र है, 6 सूत्र में किसी ना किसी सूत्र का ऑप्शन जरूर आएगा, इसलिए साइन का क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कॉस सही। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यह प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं के माध्य, प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम सम क्या है, तो समप्राकृतिक संख्या, तो सम संख्या क्या क्या होगा, तो 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, 5 तक, 1 2 3 4 5 सभी संख्याओं को क्या करना है, तो प्लस कर देना है और गिनती 5 तो 5 से डिवाइड करना है और जोड़ते हैं, 2 को 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30, 30/5, यानी कि इसको कटाएंगे तो 6 आएगा। 6 ऑप्शन कहाँ है, 6 ऑप्शन डी नंबर। x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी, इसको देखना है। इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि कैसे होगा, स्पष्ट हो जाएगा ग्राफ से कि किस तरह का आलेख होता है। तो आलेख में हम जानते हैं कि आलेख में क्या होता है, तो इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, इधर x डैश यानी इधर निगेटिव होगा और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, y यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव होता है। -5 है, मान लेते हैं कि -5 इस बिंदु पर आता है, इस बिंदु पर क्या आता है, -5। अब इसका जब आलेख खींचते हैं, यह आलेख सीधा ऊपर जाएगा और सीधा क्या जाएगा, नीचे आएगा। अब देखने से स्पष्ट है इसका जो आलेख है, इसका जब आलेख खींचेंगे इसके सीधा में क्या होगा, ये y अक्ष को कहते हैं। तो y अक्ष के क्या होता है, समांतर है, y अक्ष के क्या है, समांतर है और x अक्ष पर क्या है, तो लंब है। अगर ऐसे प्रश्न है कि x = -5 का आलेख किस तरह का होगा, इसका जवाब होगा कि y अक्ष के समांतर और x अक्ष पर लंब होता है। x अक्ष पर क्या होता है, लंब होता है। तो देखते हैं कि कौन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष का नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है y अक्ष पर लंब होगा, y अक्ष पर लंब नहीं, किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। ऐसा बिंदु रहे, अगर ऐसा बिंदु रहे कि y = कुछ भी डिजिट दिया रहे, माइनस में रहे या प्लस में रहे, कुछ भी अंक दिया रहे, तो y अक्ष का अगर रहेगा बिंदु दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। x अक्ष के y का मान है तो x अक्ष के समांतर, x का वैल्यू रहे तो y अक्ष का समांतर, यही इसका ऑप्शन होता है, यही इसका ट्रिक भी है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13,
थ्योरम क्या है? तो 7 साइन 71 डिग्री बटे कॉस 19 डिग्री। इस तरह का सवाल रहे तो देखना है कि साइन कॉस है, टेन और कॉट है, सेक और कौसेक है, तो देखना क्या है, इस दोनों का डिग्री, यह दोनों का जो डिग्री एंगल दिया हुआ है, इस दोनों एंगल का योगफल अगर कितना हो जाए, 90 हो जाए, दोनों का योगफल कितना हो जाए, 90 हो जाए। 90 अगर होता है यहां तक का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 8 रहेगा, जो अंक रहे इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जो अंक दिया रहे उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 7 गुना 1 यानी 7। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अंक नहीं रहे, सिर्फ इतना ऐसा रहे, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 होगा, और अंक रहे तो अंक से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। आगे के बाद आता है 13 नंबर के क्वेश्चन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x + 3y - 4 = 0 दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, x + 3 इतना दिया हुआ है, एक इक्वेशन है। दूसरा है 2x - 5y - 1 = 0। कैसे समीकरण के निकाय होंगे? इसका जब निकाय करेंगे, इसका जब आलेख खींचेंगे तो किस तरह का होगा? अब ऑप्शन है अविरोधी, विरोधी और आश्रित। इनमें से कोई नहीं, पर तो ध्यान देना है कि 3 ही तरह के होते हैं। जब समीकरण युग्म दिया रहता है, 2 समीकरण दिया रहता है, इसका आलेख यही 3 तरह का होता है। या तो विरोधी होता है, या अविरोधी होता है, या फिर आश्रित होता है। तो देखना है कि किसका आलेख कैसा होता है, तीनों को समझा देते हैं। इसमें जो आएगा वो आप क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद देखना क्या है, तो इसके गुणज क्या देखना है, इसका जो गुणज है x को, तो इसके गुणज पर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है लिखा हुआ, x बटे x करना है, यानी कि 1 बटे इसका जो गुणज है, तो यहाँ 1 है, और यहाँ इसका गुणज कितना है, 2, तो 1 बटे 2। y को y के बटे में करना है, यह क्या है, तो +3 बटे -5। फिर अचर अंक का क्या होगा, अचर अंक बटे अचर अंक क्या होगा, तो -4 और -1। अब तीनों को देखना है, 1/2 इकट्ठा नहीं है, तो यह और यह आपस में बराबर नहीं है। यह दोनों आपस में जब बराबर नहीं रहे तो अविरोधी, यह जब आपस में बराबर नहीं रहे तो अविरोधी होता है, और यह जब आपस में बराबर नहीं रहे तो विरोधी, और तीनों अगर रहता है, यह बराबर इसका, इसके बराबर यह, तीनों जब रहता है तब आश्रित होता है। एकदम याद रख लेना है, इस पर प्रश्न अवश्य रहेंगे। देखना है कि कब क्या होगा, जब बराबर नहीं तो अविरोधी होगा। कहेगा हल कितना, इसका सिर्फ एक हल होता है, मात्र एक हल होता है अविरोधी का। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर में है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है। देखना है 1 से अधिक, किसका मान 1 से अधिक है, जबकि दिया हुआ है साइन 50 डिग्री। सारणी में 50 डिग्री का मान याद नहीं किए हैं, फिर भी देखना है कि क्या है। तो सीधा याद रखना है कि 1 से अधिक पूछ रहा है, 1 से अधिक पूछ रहा है, और साइन और कॉस इस दोनों का जो वैल्यू होता है हमेशा -1 और किसके 1 +1, -1 से +1 के बीच ही रहता है। 1 से अधिक हो ही नहीं सकता है, चाहे कॉस में कितनों डिग्री का मान पूछा जाए। कुछ भी डिग्री रहे उसका वैल्यू 1 से अधिक नहीं होगा, कॉस का भी नहीं होगा और साइन का भी नहीं होता है। 1 से वैल्यू इसका अधिक हो ही नहीं सकता है, और -1 से कम भी नहीं हो सकता है। इसी के बीच में होता है किसका वैल्यू, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू। तो सीधा है कि यह दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1 से अधिक हो ही नहीं सकता है।
अब देखना है कि tan 25 डिग्री और tan 48 डिग्री। तो 25 डिग्री और 48 डिग्री में देखना है किसका वैल्यू 1 से अधिक है। तो tan का वैल्यू, जब tan का मान डिग्री बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है। तो 25 डिग्री का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री से जो बड़ा मान होगा, 45 से जो बड़ा मान होगा उसका वैल्यू भी 1 से अधिक होगा। तो देखते हैं इसमें 45 से बड़ा कौन है। तो 25 क्या होता है, 45 से छोटा है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत होगा। 45 से बड़ा क्या है, 48 है, इसलिए यही ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी पहिए की त्रिज्या, कोई पहिया है यानी वृत्त है, पहिया यानी वृत्त, पहिया यानी क्या है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है, 35/44। कहता है एक चक्कर, तो एक चक्कर जब चलेगा तो यहां से लेकर के यहां तक का जो जितना दूरी है इतना ही तय करेगा, यानी इसका क्या है, परिधि, जितना परिधि होगा उतना एक चक्कर में चलेगा। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई, पाई को क्या लिखिएगा, 22/7, और आर का मान कितना है, तो 35/44। यह कट गया, 7 से कट गया 5, आंसर क्या आता है, 5 मीटर, यानी ए ऑप्शन सही होगा। एक चक्कर में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी जितना परिधि उतना दूरी तय करता है, जितना परिधि उतना मीटर दूरी तय करेगा, तो 5 मीटर दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि थीटा का मान 45 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान निकालना है। तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री को पुट कर देना है। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस 1/sin, साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का वैल्यू स्क्वायर करने के बाद 1/2, यह पलट जाएगा, यानी कि 1 + 2 बराबर क्या आ गया, 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे प्रश्न और सब हो सकते हैं, जो मान रहेगा थीटा की जगह उसका वैल्यू को पुट करके जो समीकरण का इक्वेशन को हल करने के बाद जो होता है वही इसका ऑप्शन होगा। 15 के बाद 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर में आता है कि त्वरण, यह सांख्यिकी का प्रश्न है कि त्वरण जब खींचते हैं तो उसके लिए जो वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल कौन सा होना चाहिए। त्वरण खींचने के समय उसका जो वर्ग अंतराल होता है वह किस तरह का होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है समावेशिक, समावेशिक यानी नन ओवरलैपिंग। दूसरा क्या है, अपवर्जी, और तीसरा कहता है अपवर्जी भी या समावेशिक, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो एकदम याद रखना है कि त्वरण खींचना है तो त्वरण खींचते समय वर्ग अंतराल ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए 0 से है 20, तो दूसरा क्या होना चाहिए 20 से 40, इस रेशियो माना चाहिए। यहाँ का जो अंक है, यहाँ जो इसका उच्च सीमा है, आगे के अंतराल का निम्न सीमा होना चाहिए। इस तरह के अगर वर्ग अंतराल है तभी हम इसका त्वरण खींच सकते हैं, और इस तरह के वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं, अपवर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के अपवर्जी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अपवर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर में है कि एक सिक्के को जब उछालते हैं तो शीर्ष आने का, तो सिक्का में या तो शीर्ष होता है या तो उसका हेड होता है या तो टेल होता है। तो हेड को कहते हैं शीर्ष, हेड को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष की संख्या भी 1,
और टेल की संख्या भी 1। तो शीर्ष पूछे या टेल पूछे, दोनों की स्थिति में इसका ऑप्शन क्या होगा? 1/2 होगा। सिक्का में हेड का प्रायिकता पूछे या टेल का प्रायिकता पूछे, शीर्ष का पूछे या पट का पूछे, किसी का पूछे, उसकी प्रायिकता क्या होगा? तो 1/2 ही होगा। इसके बाद आता है सांख्यिकी का दूसरा क्वेश्चन कि बहुलक निकालना है। इस तरह का दिया हुआ है और इसमें बहुलक क्या निकालना है। तो बहुलक निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है? इस सभी अंक को देखना है। इसमें जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा, ऑप्शन वही सही होगा। तो क्या है? तो 7 8 9, 7 8 9 9। देखते हैं कि 9 की संख्या अधिक है। एक बार यहाँ 9 है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। 3 बार 9 का पुनरावृत्ति किया गया है और किसी का 3 बार इसमें पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बहुलक का सीधा सा फॉर्मूला है, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर वही सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है माध्यका। अब माध्यका निकालना है, यानी माध्यक निकालना है। तो माध्यक में, बहुलक में तो कुछ नहीं करना है पुनरावृत्ति के आधार पर, लेकिन बहुलक के लिए यह जो क्रम दिया हुआ है, इस क्रम को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में पहले सजाना पड़ता है। इसको सजाते हैं आरोही क्रम। तो क्या है? सबसे छोटा को लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? तो 3 है, तो 3 को लिखना है। 4 को लिखना है, 5 को लिखना है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 को लिखना है। 7 क्या वो है? एक यहाँ है और एक यहाँ है, 7 और 7। 7 के बाद 8 है, 8 को लिखना है। 9 नहीं है, 10 है, 10 को लिखना है। 11 नहीं है, इसके बाद क्या है? तो 15 है, 15 है, इसके बाद 16 है। 10 क्या हुआ है? 1 2 3, 3 को लिखना है, सॉरी, 1 2 3, उसके बाद लिखना है 15, इसके बाद लिखना है 16। सभी को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 यानी विषम संख्या है। 11 कैसा संख्या? तो विषम संख्या है। और विषम संख्या रहे तो इसके माध्यक का सूत्र क्या है? कि विषम संख्या आप प्लस 1 करेंगे, आप बटे 2, वहाँ पद होगा। तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 को 2 से देंगे 6, 6 अंक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। विषम रहे तो यह सूत्र, अगर इसी तरह का प्रश्न रहे और सम रहे तो सम रहे तो यह भी होगा, और दूसरा क्या होगा? n/2 होगा। इस दोनों संख्या का जो माध्य होगा, इस दोनों संख्या का जो माध्य होता है वही संख्या होता है। तो उसका माध्य निकाल लेंगे, लेकिन सम विषम है तो 1 में हो जाता है। सम में 2 संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग देने के बाद जो आता है वही आता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 ज्यामिति का सवाल है। एक चित्र दिया हुआ है, आलेख दिया हुआ है, और इस कोण का वैल्यू 60 डिग्री, इस कोण का वैल्यू 130 डिग्री। तो कहता है एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ के वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको 180 में माइनस करेंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। 180 में 130 को माइनस करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50। इस कोण का वैल्यू 50 हुआ और इस कोण का वैल्यू 60 है, और यहाँ का कोण दिया रहे तो बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण सुदूर दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस कोण को इस कोण के साथ जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगा वही एक्स का वैल्यू होगा, यानी दोनों जोड़ने के बाद क्या होता है? 110 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर 22 में क्या है? यदि 2 चरों के रैखिक समीकरण, 2 चर है, इसका रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो। कैसा रेखा है? प्रतिच्छेदी। अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या याद रखना है। 3 ही ट्रिक इसमें है।
या तो प्रतिच्छेदी रहे तो एक प्रतिच्छेदी रहे एक हल, प्रतिच्छेदी रहे तो एक हल। जब दोनों समांतर रहे तो कोई हल नहीं, जब समपाती रहे तो अनंत हल। यही 3 हल हो सकता है, लेकिन प्रतिच्छेदी के लिए सिर्फ एक हल। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पर आते हैं। यह हाइट एंड डिस्टेंस का हिसाब है। यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालें। यह ऑप्शन आपको दीर्घ में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो दोनों के लिए देखते हैं, शॉर्ट में इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। यह मान लेते हैं कि यह क्या है, एक खंबा है जिसका ऊंचाई कितना 12 और इसका छाया कितना तो 4√3 है। अब कहता है इसका उन्नयन कोण, यानी इस कोण को निकालना है, इस कोण को निकालना है। तो ये क्या है, tan लेके चलते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कितना तो 12/4√3 हो जाएगा। 4√3 यह कट गया क्या बार 3 बार में। इसे करेंगे क्या आएगा, tan थीटा √3 को परिमेयकरण करेंगे तो √3 आएगा। और √3 को tan में कितना वैल्यू होता है, तो √3 का tan में वैल्यू होता है 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का एकदम साधारण सा प्रश्न है कि tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री। याद रखना है कि tan tan रहे, sin रहे, cos रहे, कोई भी अंक रहे, दोनों सेम रहे, दोनों सेम अंक रहे तो और इस दोनों के अंक का योगफल अगर 90 रहे, योगफल कितना रहे 90 रहे, दोनों अंक सेम और अंक रहे 90 तो वैल्यू होता है 1। क्या लिखेंगे, 1 बराबर sin A। अब 1 sin A में किसका वैल्यू, तो 90 का वैल्यू। sin 90 बराबर sin A, sin से sin कट गया, 90 डिग्री किसका वैल्यू आया, A का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। 25 नंबर में देखते हैं। 25 नंबर मेंसुरेशन का सवाल है। जो क्षेत्र दिया हुआ है कि 2 बेलन समान ऊंचाई है। बेलन जो है इसका ऊंचाई जो है h बराबर है, दोनों का h क्या है बराबर है। और आयतन का जो अनुपात है, आयतन का जो अनुपात है 4 और 9 है। तो वक्रपृष्ठ का कहता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन का कि पाई r² और h तो इसका भी है और h इसका भी होता है, इसलिए h का कोई बात नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा कि पाई r² h, दोनों का सेम होता है। जब दोनों का सेम होता है तो h से h कैंसिल हो जाएगा। अब r² इसमें भी होता है बेलन में, लेकिन इसका क्या होता है हमको निकालना है वक्रपृष्ठ का। वक्रपृष्ठ का होता है 2 पाई r और h, 2 पाई r और h। देखना क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, यह क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इधर बचता है r और इधर है r²। r² क्या है तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। यह r² है, यह r इधर जाएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 और 3 का निकालेंगे 9 का निकालेंगे तो 3। ऑप्शन नंबर। आयतन दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसी जगह पर क्षेत्रफल दिया रहता इसका स्क्वायर कर देते, इसका क्या कर देते स्क्वायर कर देते। स्पष्ट है कि r² है, यहाँ r और r है, सीधा सा ट्रिक है। ऐसे और सब प्रश्न हैं, इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का जवाब ट्रिक के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद।